Okay. Up to now what we have considered is अभी तक हमने क्या पढ़ा था बेटा? हमने पढ़ा था कि ई सेल निकालने के लिए आपको दो हाफ की ई ऑफ सेल निकालने के लिए आपको क्या करना था बेटा? दोनों हाफ की ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ये करना था, ठीक है ना? ये करना था आपको। अभी तक आपको निकालने के लिए सिर्फ इतना करना था कि ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ठीक है ना? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट, ठीक है ना? इसको मानते कि यहाँ पर हमने क्या माना था? यहाँ पर हमने कंसंट्रेशंस को माना था कि बराबर है एकदम। Zn की कंसंट्रेशन और Cu की कंसंट्रेशन क्या है? दोनों कंसंट्रेशंस बराबर है। क्या होगा अगर रिएक्शन में कंसंट्रेशंस डिफरेंट होगी, ठीक है ना? अगर रिएक्शन में कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी तो क्या होगा? तो उसके लिए आई हमारी नेस्ट इक्वेशन। क्या है बेटा? नेस्ट इक्वेशन। तो नेस्ट इक्वेशन ने ये कहा कि अगर आप एक हाफ की बात करोगे तो ई ऑफ सेल जो फाइनल आपका आएगा वो आएगा ई नॉट सेल, ठीक है ना, माइनस आर टी बाय एन एफ इंटू एल एन एम ऑफ रिएक्टेंट अपॉन एम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना? मेटल इन रिएक्टेंट और मेटल इन प्रोडक्ट, ये वैल्यू होती है, ठीक है ना? ये आप लिख सकते हो। तो आप हाफ सेल की लिख सकते हो। फर्स्ट हाफ सेल, पहले हाफ सेल की ऐसे लिखोगे, दूसरे हाफ सेल के लिखोगे और दोनों को फिर एक को प्लस करोगे, दूसरे को माइनस कर दोगे तो भी ई सेल निकल आएगा, ठीक है ना? ऐसे कर सकते। तो अगर मैं आपको फाइनल लिखने की बात करूँ, फाइनल आपकी नेक्स्ट इक्वेशन जो एट द एंड में आपने लिखने की कोशिश करूँ तो क्या लिखूँगा? फॉर एग्जाम्पल पिछले वाले सेल के लिए देख लेते हैं। Zn 2 प्लस से Zn बना और Cu से Zn 2 प्लस बना था ना? क्या हुआ था Zn 2 प्लस से? हमारा पिछले वाला सेल क्या था? दोबारा देखेंगे। पिछले वाला सेल था हमारा, हाँ क्या लिखा है मैंने? हाँ, Zn से Zn 2 प्लस बना और Cu 2 प्लस से Cu बना, ठीक है ना? यहाँ ऑक्सीडेशन था, यहाँ रिडक्शन था, ठीक है ना? तो ये प्लस और ये माइनस हुआ, ठीक है ना? ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड लिखा हुआ, ठीक है ना? राइट माइनस लेफ्ट है। तो अब क्या करोगे आप? यहाँ भी ऐसे ही करोगे। जब आपको ई ऑफ सेल निकालना था, आपने क्या करा? पहले ये लिखा, राइट साइड वाला लिखा ई सेल, ठीक है ना? ई ऑफ सेल नहीं, ई ऑफ Cu 2 प्लस से Cu, ठीक है ना? इतना लिखा, माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन। क्या था प्रोडक्ट में और क्या था रिएक्टेंट में, ये याद रखेंगे। प्रोडक्ट में क्या था बेटा? प्रोडक्ट में क्या था हमारा? देखेंगे। प्रोडक्ट में था हमारा Cu 2 प्लस, ठीक है ना? प्रोडक्ट में हमारा था Cu 2 प्लस और रिएक्टेंट में हमारे पास क्या था? रिएक्टेंट में हमारे पास क्या था उस समय? कुछ नहीं, ठीक है ना? 1। उसकी कंसनट्रेशन 1 है, कॉपर की कंसनट्रेशन तो 1 ही होगी ना, ठीक है ना? वो कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। सेकंड में क्या था? माइनस ऑफ फिर क्या लग जाएगा? यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, फिर लिख देता हूँ ई ऑफ Zn 2 प्लस। बेटा लिखने का रिप्रेजेंटेशन तो ऐसे ही होता है कि Zn 2 प्लस पहले लिखते हैं और Zn बाद में लिखते हैं। माइनस लगा दिया ना, इसका मतलब ये उल्टा हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना? माइनस आर टी बाय एन एफ, ठीक है ना? अंदर ब्रैकेट में क्या लिखूंगा मैं? देखो हाफ सेल के लिए क्या लिखूंगा मैं? 1 अपॉन Zn 2 प्लस, ठीक है ना? जो भी इसकी कंसंट्रेशन होगी वो लिखनी होगी, ठीक है ना? तो इसको अब हम बाद में इधर इसको दो खोल देते हैं तो क्या आएगा? ये आ जाएगा ई ऑफ Cu 2 प्लस Cu माइनस ई ऑफ Zn 2 प्लस स्लैश Zn, जिसको आप ई सेल भी बोलते हो, इसको आप ई नॉट सेल बोल सकते हो। ई नॉट सेल मतलब क्यों बोल रहा हूँ मैं ई नॉट सेल इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बिना मैं कंसंट्रेशन के यूज़ करे सीधे लिख रहा हूँ, ठीक है ना? माइनस यहाँ कॉमन ले लो आप, ठीक है ना?
ये वाला प्लस वाला था, ये माइनस वाला था, तो प्लस वाला कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऐसे लिखोगे आप, माइनस बाहर ले लिया अगर आपने तो अंदर आ जाएगा आर टी बाई एन एल एन 1/cu 2 प्लस माइनस आर टी बाई एन एफ, माइनस माइनस होना चाहिए प्लस होना चाहिए, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/Zn प्लस प्लस, ठीक है ना। फिर से क्या आ जाएगा यहाँ पर आर टी बाई एन एफ, सॉरी लिखना भूलना होगा, आर टी बाई एन एफ। लॉग का क्या होता है बेटा, लॉग ए माइनस लॉग बी को लिख सकते हो लॉग ए अपॉन लॉग बी, ठीक है ना। तो एल एन क्या लिख सकते हो 1/cu 2 प्लस अपॉन 1/Zn 2 प्लस, ऐसे लिख सकते हो। और इसका क्या कर सकता हूँ, Zn को ऊपर ले जाऊँगा और सी को नीचे लिख दूंगा, फिर वापस आ जाएगा मेरा आंसर। तो क्या आ जाएगा मेरा ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ, ये ई सेल के बराबर होगा एल एन Zn 2 प्लस अपॉन सी यू 2 प्लस, ठीक है ना। कि Zn की कंसंट्रेशन क्या थी, हमें सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन लिखनी होती है, तो Zn की कंसंट्रेशन क्या थी और सी यू कंसंट्रेशन क्या थी, वो डिवाइड करेंगे तो जो भी यहाँ वैल्यू आएगी वो हमारे फाइनल ई को डिनोट करेगी। मान लो अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, मतलब ये सॉरी एल एन के अंदर कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं आती है, बहुत छोटी वैल्यू आती है, जितनी छोटी ये वैल्यू आएगी उतना ही मेरा ई सेल बड़ा होगा, ठीक है ना, उतना ही मेरा ई सेल की वैल्यू बड़ी होगी। अब यहाँ पर एन क्या है, एफ क्या है, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे। एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर इन एक्सचेंज, जितने आपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज किया है वो एन है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं बेटा, यहाँ पर हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, तो यहाँ इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 2 हो जाएगी। एफ इज़ अ कांस्टेंट, ठीक है ना, एफ इज़ अ कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट है बेटे, आपने आपने पहले भी पढ़ा होगा, एफ इज़ अ फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू लगभग होती है 96487, और जिसको अप्रॉक्सीमेटली हम बोलते हैं कितना बेटा, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो 96500 लिख देते हैं, ठीक है ना, इतना लिख लेते हैं इसको अप्रॉक्सीमेटली हम, ठीक है ना, जब भी हमें सॉल्व करना होता है। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है कंसंट्रेशन पर, सॉरी क्या, कूलम्स पर मोल, ठीक है ना, कूलम्स पर मोल, ये इसकी होती है, ये इसकी क्या होती है बेटा, यूनिट होती है। आर क्या है बेटा, आर आपका गैस कांस्टेंट है, आपको पता है, मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बार बता रखा है। आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है 8.314, ठीक है ना, जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है ना, ये इसकी यूनिट हो गई, ठीक है ना। और एम और ये ऊपर और नीचे वाली क्या है, कंसंट्रेशन से, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ऐसे याद रखेंगे बेटा, इससे जल्दी याद हो जाएगा। प्रोडक्ट, एक मिनट, ठीक है ना, तो देखेंगे ऊपर क्या, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है ना, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे है, ठीक है ना। तो हमारा क्योंकि हमारा सेल क्या था बेटा, हमारा सेल था Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस Cu, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट की मैंने कहाँ लिखी है, नीचे लिखी है, प्रोडक्ट की मैंने ऊपर लिखी, देखो प्रोडक्ट ये था और रिएक्टेंट ये था, ये सब क्या है, इसकी कंसंट्रेशन नहीं लिखेंगे क्योंकि क्या है ये, दीज आर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है ना, इनकी कंसंट्रेशन थोड़ी होगी, इलेक्ट्रोड्स की कंसंट्रेशन थोड़ी होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लिख पाओगे ना आप, इलेक्ट्रोड्स की कंसंट्रेशन लिख पाओगे, इलेक्ट्रोड्स की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 1 होगी टोटल, सारा का सारा जिंक है ना, कुछ मिक्स नहीं है ना, मिक्सचर नहीं है, तो कंसंट्रेशन कितनी होगी उसकी 1 होगी, ठीक है ना, ये सब दिख रहा है जितना लिखा हुआ है, तो ये समझ में आ रहा है हमें। दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज नोन एज योर नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना, इसको नर्स्ट पढ़ते हैं, इसमें एनसाइलेंट होता है, नर्स्ट इक्वेशन आती है। नर्स्ट इक्वेशन में क्या होता है, आपका हम लोग जो ओरिजिनल वैल्यू होती है सेल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, उसकी वैल्यू हम निकालते हैं कि कितना एग्जैक्ट पोटेंशियल हमें मिलेगा, ठीक है ना। जो फ़र्क आता है वो कंसंट्रेशन की वजह से आता है, कंसंट्रेशन अगर चेंज होगा तो हमारा ई ऑफ सेल भी चेंज हो जाएगा। तो अगर एक एग्जांपल मैं लूँ, जैसे मानो एक एग्जांपल लेता हूँ, ए
प्लस बी ऑफ बी गिव्स सी ऑफ सी प्लस डी ऑफ डी। ऐसे अगर मैंने लिख दिया, ऐसे अगर मैंने लिख दिया, ऐसे अगर मैंने लिख दिया तो मेरा कैसे क्या बनेगी, ई सेल क्या बनेगा, तो देखते हैं। ई ऑफ सेल मेरा बनेगा ई नॉट ऑफ सेल, ठीक ना। ये तो सबको समझ में आएगा कैसे निकालना है, ई लेफ्ट माइनस ई राइट, ये बहुत इजी है। माइनस आर टी बाय एन एफ, आर टी बाय एन एफ एल एन, क्या लिखा था मैंने, प्रोडक्ट ऊपर लिखा था ना, प्रोडक्ट ऊपर लिखा था और रिएक्टेंट नीचे लिखा था, ठीक है ना। अगर कंसंट्रेशन होगा तो ही लिखोगे, नहीं होगा तो उधर 1 लिख देते हैं, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन यहाँ सी है, सी की पावर छोटा सी, डी की पावर छोटा डी, ठीक है ना, ए की पावर छोटा ए और बी की पावर छोटा बी। पावर क्या लगी इसमें कि कितने आगे इसके मॉलिक्यूल्स यूज होंगे, जितने मॉलिक्यूल्स यूज होंगे वो ऊपर पावर में चले जाते हैं। जो हमने KSP में मैंने आपको बताया था, KSP में बताया था ना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में ऐसे ही बताया था ना मैंने कि कितना था उसका रेजोल्यूशन x था, दूसरे वाले का 2x था, ठीक है ना। इसके 2 और थे तो स्क्वायर लग गया, ठीक है ना। तो ये कितना बन गया बेटा, 4x स्क्वायर बन जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही ये भी KSP है एक तरह से, ठीक है ना। ये आगे हम डिस्कस, अभी अगले पार्ट में पता चल पाएगा कि ये जो चीज़ थी, जो ये कंसंट्रेशन मैंने डिवाइड करी है, ये क्या है बेटा, ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc के बराबर होता है, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc क्या होता है हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज Kc, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी हाँ, concentration of product upon concentration of reactant is known as our Kc, ठीक है ना। Kc होता है हमारा, ठीक है ना। तो Kc को कैसे, अगर आप अब इसको हम इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, अभी इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ई नॉट सेल माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन Kc, ठीक है ना। एक बात और बेटा, नेचुरल लॉग, एल क्या होता है, नेचुरल लॉग। एल का मतलब होता है नेचुरल लॉग, जिसका मतलब होता है लॉग ई बेस, ठीक है ना। मान लो लॉग ई बेस ए लिखा हुआ है, इसको मेरे को कन्वर्ट करना है लॉग 10 बेस में। तो मैं क्या करता हूँ, 2.303 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं लिख सकता हूँ लॉग 10 बेस ए। ये दोनों बात बराबर होती हैं, ठीक है ना। तो कहीं अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो, कहीं अगर आप सॉल्व कर रहे हो और आपको ये पता दिखे, क्या दिखे, ई ऑफ सेल माइनस 2.303 आर टी बाय एन एफ लॉग Kc। इसका मतलब ये लॉग किस में है बेटा, बेस 10 में है। किस में है बेटा, बेस 10 में। तो लॉग ई को ln ही लिखते हैं, ln मीन्स नेचुरल लॉग, ठीक है ना, नेचुरल लॉग कहते हैं इसे, ठीक है ना। ये बात समझ में आई बेटा, ये बात समझ में आई। तो आप लिख सकते हो ऐसे, क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। जो ई ऑफ सेल है उसको आप ऐसे लिख सकते हो, जो ये लिखी हुई मैंने इक्वेशन, ये इक्वेशन आप लिख सकते हो, ठीक है ना। इस इक्वेशन को मान लो, ठीक है ना। दिस इज द इक्वेशन फॉर रिलेशनशिप बिटवीन, इसमें लिखोगे आप रिलेशनशिप बिटवीन ई सेल एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखा है, इसलिए आप इसकी जगह सीधे Kc लिख सकते हो, Kc लिख सकते हो, ठीक है ना। ये बात समझ में आई ना बेटा। तो दिस इज योर रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सेल, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम ऐसा भी लिख सकते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इन नर्स इक्वेशन, ठीक है ना। अब अगर मेरे को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, जो कि मैं नहीं निकाल पा रहा, तो मैं बहुत ईजिली निकाल सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है ना। मुझे अगर ये पता होगा, ठीक है ना, ये बात मेरे को ऑलरेडी पता है, ठीक है ना। ये मेरे को पता चल जाएगा ऐसे एक्सपेरिमेंटली, ठीक है ना। आर टी एन एफ ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब कांस्टेंट है। टेम्परेचर मुझे पता होगा, आर की वैल्यू पता है, एफ की वैल्यू पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने ट्रांसफर होंगे मुझे पता है, मुझे Kc की वैल्यू निकालनी है। तो इसको सॉल्व करके मैं क्या लूँगा, एंटी लॉग लेके इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। एंटी लॉग लेके इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। और आपको एक बात बता दूँ मैं,
जो आपका आर टी बाय एन एफ होता है, आर टी बाय एन एफ होता है, आर टी बाय एफ होता है, ठीक है ना, आर टी बाय एफ होता है, इसकी जो वैल्यू लिखते हैं हम लोग कितनी आती है 0.059, ठीक है ना। इतना अप्रोक्सीमेशन आप लेके सॉल्व कर सकते हो। ये क्यों बता दिया मैंने आपको, ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको दिक्कत ना आए। तो आप ऐसे लिख सकते हो इधर आर टी बाय एन एफ 2.303, सॉरी 2.303 आर टी बाय एन एफ की वैल्यू कितनी है 0.059, ठीक है ना। तो ये वैल्यू मैंने आपको इसलिए बता दी ताकि आप सॉल्व करते समय इसकी जगह से 0.059 अपॉन एन लिख सको। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग के सी, ठीक है ना। ऐसे आप लिख सको, ठीक है ना, ऐसे आप लिख सको, ठीक है ना। तो मैं आपसे क्या पूछ सकता हूँ क्वेश्चन में, मैं पूछ सकता हूँ, एक क्वेश्चन है आपके पास, क्या क्वेश्चन है कि क्या ऐसी कोई कंसंट्रेशन है, क्या ऐसी कौन सी कंसंट्रेशन है जब मेरा ई ऑफ सेल क्या आएगा, जीरो आएगा। ई ऑफ सेल क्या आएगा बेटा, जीरो आएगा, ऐसा जीरो आ जाए। तो बहुत इजी है, आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू जीरो लिख दोगे, इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 और एन लॉग के सी, ठीक है। और ये सेल मेरा कौन सा है, ये सेल मेरा यही वाला है, ठीक है ना, जो क्या था Zn प्लस CO2 प्लस गिव Zn2 प्लस सी, ठीक है ना। ये वाला मेरा सेल था। इसमें n की वैल्यू कितनी है बेटा, n की वैल्यू है बेटा 2, आपको पता है ना, n की वैल्यू 2 है, यहाँ देखो 2 दिख रहा है ना, n की वैल्यू कितनी है 2। तो वैल्यू डालेंगे और निकालेंगे, तो ई नॉट ऑफ सेल मेरा कितना आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे, इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 0.059 अपॉन 2 लॉग के सी। तो के सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू डाल देंगे। ई ऑफ सेल क्या होता है बेटा हमारा 1.1 होता है, ये हमने कल निकाला था, ठीक है ना। ई ऑफ सेल तो मुझे पता है 1.1 इज इक्वल टू 0.059 बाई 2 लॉग के सी, ठीक है ना। इसको उल्टा लगा देंगे तो 2.2 डिवाइडेड बाई 0.059 इक्वल टू लॉग के सी, ठीक है ना। तो लॉग के सी की वैल्यू कितनी आई बेटा, लॉग के सी की वैल्यू आ गई हमारी 37.288। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, के सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, एंटी लॉग 37.288, ठीक है ना। इसकी जब वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी आपकी 2 इंटू 10⁻37, ठीक है ना। टेम्परेचर आपको पता है कितना दे रखा है, टेम्परेचर ऑलरेडी यहाँ पर 298 दे रखा है, तभी आपने यहाँ टी की वैल्यू में यहाँ पर आर टी बाय के की वैल्यू में आपने लिखा है, ठीक है ना। तो अगर टेम्परेचर आपका 298 के हो तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अब ये एंटीलॉग आया कैसे, आप ये सोच रहे होगे एंटीलॉग आया कैसे। तो आपकी 11th क्लास की बुक में पीछे एक एंटीलॉग की टेबल दे रखी है, ठीक है ना। एंटीलॉग कैसे निकालते हैं पहले देखेंगे। अगर मेरे को पता है, आप लोगों को नहीं पता होगा एंटीलॉग कैसे निकालते हैं, तो देखो बेटा एंटीलॉग कैसे निकालते हैं। अगर नहीं आया समझ में तो आप मेरे को लिख के भेजोगे, सर हमें एंटीलॉग लॉग नहीं आता है। एक क्लास में एंटीलॉग और लॉग के लिए पूरी डेडिकेट कर देता हूँ, कर दूंगा नेक्स्ट क्लास, अगर आप ऐसा बोलोगे मेरे को कि सर हमें ये बता दो, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ये नहीं आएगी तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे नहीं तो एंटीलॉग कैसे लेते हैं बेटा, देखो जैसे मेरे को लिखना है एंटीलॉग ऑफ 2 लिखना था, ठीक है ना। एंटीलॉग ऑफ 2 बताना है, तो एंटीलॉग ऑफ 2 मीन्स एंटीलॉग ऑफ 2 मीन्स लॉग ऑफ समथिंग 10⁻ समथिंग x इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। लॉग 10 बेस, इसका मतलब क्या होता है, लॉग 10 बेस इसका मतलब ये होता है कि ये जो वाला ये जो है मेरा, इसकी जब पावर मैं इसके बराबर करूँ तो ये वैल्यू आनी चाहिए, यानी कि 10 की पावर जब मैं 2 करूँ तो वो 10⁻x के बराबर आना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। यानी कि अगर मैं इसका एंटीलॉग लूँ तो मेरी वैल्यू ये आनी चाहिए, ठीक है ना। सॉरी, इसका एंटीलॉग लूँ, log ऑफ दिस इज 2, तो log ऑफ 2 इज दिस, ठीक है ना।
सॉरी एंटी लॉग ऑफ 2 इज दिस, ठीक है ना। नहीं आया समझ में तो दोबारा देखेंगे। ऐसे मान लेते हैं लॉग, अगर एक बेस है, दिस इज माय बेस, लॉग ए बेस बी कितना होगा, मेरी वैल्यू कितनी होगी, सी होगी। इसका मतलब होता है ए टू द पावर सी इज इक्वल टू बी। अगर ए टू पावर सी अगर बी के बराबर हो तो लॉग ऑफ ए बेस बी इज सी, ठीक है ना। ये बात समझ में आई। तो अगर मेरे को एंटी लॉग सी निकालना है तो एंटी लॉग सी क्या होता है, एंटी लॉग सी इज इक्वल टू, एंटी लॉग सी इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ सी इज इक्वल टू बी, ठीक है ना। एंटी लॉग जो सी है वो मेरा बी के रिस्पेक्ट में है। तो एंटी लॉग सी का मतलब होता है, एंटी लॉग सी का मतलब यही होता है कि जो जिस बेस पे हो रहा होगा, मान लो ए बेस पे हो रहा है तो ए टू द पावर जिस सी किसके बराबर है, बी के बराबर है, ठीक है ना। तो ये मेरे को निकालना आना चाहिए। तो यानी कि अगर 10 टू पावर टू का लॉग कितना है, 2 है, तो एंटी लॉग ऑफ 2 कितना आएगा मेरा, 10 टू पावर 2 आएगा। तो यहाँ देखेंगे यहाँ क्या लिखी हुई थी वैल्यू, 37 लिखी हुई थी, ठीक है ना। ऑलरेडी लिखी हुई है 37, तो लॉग ऑफ 37 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, तो मैं लिखता हूँ लॉग ऑफ 37 प्लस 0.288 ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, लॉग ए प्लस बी को आप क्या लिख सकते हो, लॉग ए आपने क्या 37.288, ठीक है ना। यानी कि जो ये वैल्यू 37 लिखी है, अब ऐसे ऐसे समझो, ऐसे समझो कि जो ये वैल्यू 37 पॉइंट लिखी हुई है, यानी कि 10 टू पावर 37 तो ऑलरेडी आ चुका है, तभी यहाँ पर ऐसा होगा। तो 10 टू पावर 37 हमने ऑलरेडी लिख दिया। अब एंटी लॉग में आपको क्या देखना है, 0.288 की वैल्यू देखनी है, ठीक है ना। तो आप एंटी लॉग की टेबल में जाओगे, एक टेबल होती है एंटी लॉग टेबल, उसमें आप क्या देखोगे, 0.288 की वैल्यू देख लोगे बस। वहाँ पर 0.2280 लिखा होगा, तो 0.2880 की वैल्यू देखोगे अगर, और 0.2880 की वैल्यू कितनी आएगी आपके यहाँ पर, आप देखोगे कि आपकी वैल्यू आ रही है 2, ठीक है ना। आपकी वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 2। तो ये इसलिए इसका आंसर कितना है, 2 इंटू पावर 37। अगर आपको इस चीज़ में अभी भी समझ नहीं आया है तो आप मेरे को लिख के बताओगे कि सर क्या है एंटी लॉग, क्या है लॉग, हमें नहीं समझ में आ रहा। लॉग एंटी लॉग आपने एकदम से पढ़ा दिया, जबकि 11th क्लास में ऑलरेडी लॉग एंटी लॉग का यूज़ पूरा हो चुका है। जब आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, तो बिना उसके एंटी लॉग के तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप लॉग एंटी लॉग नहीं आता तो आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन मैं क्या करूँगा, एक क्लास पूरी इसके लिए लगा लूँगा कि आपको एंटी लॉग और लॉग उसमें समझ में आए। उसमें लॉग और एंटी लॉग के बारे में पूरा आपको सब कुछ पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। तो अभी बस सिर्फ एंटी लॉग के बारे में इतना ही देखना है कि एंटी लॉग क्या होता है। यहाँ पर एंटी लॉग कैसे निकालना है, ऐसे निकाल लेना, ठीक है ना। बाकी कैलकुलेटर को यूज़ करके स्टार्टिंग में निकाल लो। आपको मैं लॉग टेबल से देखना सिखा दूंगा कि लॉग टेबल से कैसे आता है, कैसे निकालते हैं हम लॉग और एंटी लॉग, ठीक है ना। ऐसी लॉग की भी वैल्यू निकल जाती है जब हम लॉग टेबल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। देखेंगे जब हमें केसी की वैल्यू निकालनी होगी तो हमें एंटी लॉग आना चाहिए, और जब हमें ई सेल की वैल्यू आनी चाहिए तो हमें लॉग केसी की वैल्यू पता होनी चाहिए कि कैसे निकालेंगे। केसी कुछ भी लिखा हो सकता है, 3.4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो कैसे आएगी वैल्यू वो देखना है मेरे को, ठीक है ना। वो वैल्यू मेरे को देखनी है, वो मुझे पता करनी पड़ेगी। तो भाई ये अब कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आता है, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि ए टू पावर सी इक्वल टू बी है, तो लॉग ए बेस बी सी की वैल्यू होती है और एंटी लॉग ए बेस सी बी होता है। बस इतना याद रख लेना तो हो जाएगा, क्योंकि ए टू पावर सी क्या है बेटा, बी है, ठीक है ना। इतना समझ में आता है। चलो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या देखा, नस्ट इक्वेशन देखी, और नस्ट इक्वेशन में जो केसी है उसकी वैल्यू को देखा कि कैसे कैसे उसकी वैल्यू हम निकालते थे। तो इसके बाद बात आती है गिब्स फ्री एनर्जी की। किसकी बेटा, गिब्स फ्री एनर्जी की, जिसकी ज़्यादा बात करी जाती है, गिब्स फ्री एनर्जी। अगर गिब्स फ्री एनर्जी आपको नहीं पता होगी तो आप नहीं बता पाओगे कि ये आपकी रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, ये नहीं बता पाओगे आप, ठीक है ना। तो देखते हैं। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो भी वर्क डन होता है 1 सेकेंड में वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने पढ़ा, पोटेंशियल क्या पढ़ा था आपने, V इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक वर्क डन इन मूविंग वन चार्ज, ठीक है ना, उसको कैसे बोल दिया आपने बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला, ठीक है ना।
तो 1 सेकंड में जो भी वर्क हुआ होता, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज। जितने चार्ज को इधर से उधर लेके गए वो आपका वर्क डन था। और वर्क डन किस पे डिपेंड करता है? वर्क डन डिपेंड करता है आपका डेल्टा आर जी, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी पे करता है ना। क्या होता है बेटा वर्क डन और इसका रिलेशन? क्या होता है वर्क डन इसका रिलेशन? हाँ, मैंने पहली क्लास में जब तुम्हारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी, वहाँ थर्मोडायनेमिक्स की एक वो बताई थी। क्या बताया था बेटा? डेल्टा एच इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, ये बताया था, ठीक है ना, बताया था ना। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा क्यू रहता है, डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होता है ये, ठीक है ना। तो वर्क डन के बराबर रहता है ये, ठीक है ना। दिस इज योर वर्क डन। पी डेल्टा वी आपका क्या है बेटा? वर्क डन है। वर्क डन जितना किया है उतनी ही एनर्जी आपकी यूज़ हुई है। और डेल्टा जी क्या होता है? अगर ये आपका एच नेगेटिव, इस एच के बराबर होता है डेल्टा जी आपका, ठीक है ना। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है वो इसी से पता चलती है कि क्या होगी, ठीक है ना। तो गिब्स फ्री एनर्जी की अगर कैलकुलेशन करनी हो मेरे को, डेल्टा आर जी ये चीज़, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू निकालनी हो तो किसके बराबर आती है? वो आती है माइनस एन एफ ई ऑफ सेल, ठीक है ना, इसके बराबर आती है। इसका मतलब जो मेरी एनर्जी है, जो मेरी एनर्जी है टोटल, वो किसके बराबर होगी? ई ऑफ सेल के बराबर, ठीक है ना। जो टोटल एनर्जी है वो मेरी किसके? ई ऑफ सेल के बराबर होगी। उसमें अगर आप फैराडे लॉ को, फैराडे कांस्टेंट और किसको, एन को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो हम एक बात करते हैं, अगर मुझे गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है तो मुझे क्या पता कि मुझे कितनी एनर्जी चाहिए कि जितनी एनर्जी से मैं वापस इलेक्ट्रोलाइट को वापस चार्ज कर सकूं। इलेक्ट्रोलाइट को वापस चार्ज करने के लिए जो भी मेरा वर्क डन लगेगा वही मेरी गिब्स फ्री एनर्जी है, क्योंकि वही अपने आप हो गया था काम, ठीक है ना, वही काम है, ठीक है ना। इसलिए मैं इस एनर्जी को कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो भी यूज़ हुए थे हमारे इस पोटेंशियल की वजह से, इस पोटेंशियल को जनरेट करने में, ठीक है ना, वो पोटेंशियल और जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे उनका प्रोडक्ट मैं करूँ, ठीक है ना, उनका प्रोडक्ट करूँ, वो भी किसका? टोटल चार्ज पास की वजह से, यानी कि फैराडे कांस्टेंट पे ये डिपेंड करता है, ये फैराडे कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। तो ये तीनों चीज़ जब मल्टीप्लिकेशन में आती हैं तो किसके बराबर रहती है? आपकी गिब्स फ्री एनर्जी के बराबर रहती है। तो अगर आपको गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो आप इस रिलेशन को यूज़ करके गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस टॉपिक को लिखोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी कितनी होगी ये हमें निकाल सकते हैं। तो जो मेरी अभी तक रिएक्शन चल रही थी वही रिएक्शन चल रही है, Zn प्लस Cu2 प्लस गिब्स Zn2 प्लस Cu। तो इसकी अगर वो गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है तो मुझे पता है इसमें n की वैल्यू कितनी है, 2 है। f की वैल्यू मेरे को पता है 9,896,500 इंटू यू एफ सेल कितना मेरा 1.1, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अभी इस समय n की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 है। अगर मैं क्या करूँ, इस रिएक्शन को डबल कर दूँ तो मेरी रिएक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ठीक है ना। इधर n की वैल्यू 4 हो जाएगी, इसको होल को 2 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी कि जितने नंबर ऑफ सेल्स मेरे इसमें ट्रांसफ़र होते जाएंगे उतना मेरे को n की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना। और ये वैल्यू मैं ऑलरेडी इधर कैलकुलेट करके निकाल सकता हूँ कि गिब्स फ्री एनर्जी इसकी कितनी है, ठीक है ना। इसकी गिब्स फ्री एनर्जी कितनी होगी बेटा? इसकी गिब्स फ्री एनर्जी आएगी आपकी 212.27 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। इसकी गिब्स फ्री एनर्जी क्या आएगी? -212.27 इंटू यहाँ पे 212.27 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल होगा, किलो जूल पर मोल में मैंने इसकी वैल्यू निकाल के आपको दिखा दी। ये आपकी वैल्यू रहेगी इस सेल के लिए, ठीक है ना। ये जो कांस्टेंट लिखा था -NF, इसको आप चेंज करके क्या लिख सकते हो? NF ई सेल को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है ना। इसको आप चेंज करके क्या लिख सकते हो? इसको आप चेंज करके लिखते हो RTLN के लिख सकते हो, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्यों लिख सकते हैं? ऐसे सोचते हैं, इस क्वेश्चन को सोचते हैं। तो हमने क्या लिखा था? ई ऑफ सेल, ठीक है ना, ई ऑफ सेल, ठीक है ना।
ई ऑफ सेल। यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों लिखा, पहले मानते कि जो हमारी कंसंट्रेशन थी वो सबकी 1 थी, तो ई सेल किसके बराबर हो गया, ई नॉट सेल के बराबर हो गया। तो आप डेल्टा आर जी को क्या लिख सकते हो, माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल के बराबर लिख सकते हो ऐसा। इसका मतलब जो मेरा इस समय इस पोजीशन पे जो मेरा ये वैल्यू बाद की वैल्यू थी माइनस एन आर टी बाई एन एफ, माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन के जो था मेरा, ये वैल्यू कितनी है, 0 है यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू 1 हो जाएगी, और लॉग ऑफ 1 क्या होता है, लॉग ऑफ 1 कितना होता है, 0 होता है, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा मेरा इस केस में, ठीक है ना। तो इस केस में जो मेरी गिब्स फ्री एनर्जी होगी वो इसके बराबर होगी, ठीक है ना। इस समय मेरी कंसंट्रेशन में कोई फ़र्क नहीं है, कंसंट्रेशन में कोई फ़र्क नहीं है, जो भी मेरी गिब्स फ्री एनर्जी आ रही है वो सिर्फ पोटेंशियल की वजह से आ रही है, ठीक है ना। तो मेजरमेंट अगर हम ई सेल का कर ले तो हमारी एक इम्पॉर्टेंट थर्मोडायनामिक क्वांटिटी दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू मेरी आ जाएगी, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू ये आ जाएगी, और क्या लिखते हैं हम लोग, एन एफ को क्या लिख सकते हैं बेटा, एन एफ को क्या लिख सकते हैं, एन एफ हमने क्या देखा था, हाँ सॉरी, माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन के इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू, कैसे आएगा ये, मान लेते हैं आपका ई ऑफ सेल, फाइनल ई सेल कितना हो गया है, 0 हो गया है। जब ये फाइनल ई सेल 0 हो गया, इसका मतलब गिब्स की एनर्जी पूरी खत्म हो चुकी है, वो 0 हो चुकी है, ठीक है ना। इस टाइम पे जो भी गिब्स फ्री एनर्जी होगी वो क्या होगी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी होगी, ठीक है ना। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी होगी तो उस समय पे मेरी वैल्यू क्या है, ई इज इक्वल टू आर टी बाई एन एफ एल एन के बराबर है, ठीक है ना। तो एन एफ ई सेल किसके बराबर होगा, आर टी एल एन के, तो इधर मेरा डेल्टा आर जी स्टार, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड, ठीक है ना, जहाँ भी मैं नोट लगा रहा हूँ उसका मतलब होता है स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड पे कितना है, माइनस आर टी एल एन के, तो यानी कि आप एक और वैल्यू से ये बात बता सकते हो, इस वाले रिलेशनशिप भी, ये दो रिलेशन है आपके पास, रिलेशन 1 और रिलेशन 2, जिससे आप डेल्टा आर जी स्टैंडर्ड, यानी कि आप स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू बता सकते हो। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन यू कैन टेल बाय दिस रिलेशन, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी एक बार आ गई, आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी आ गई, तो आप इस रिलेशन से भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आर और टी के आपके कांस्टेंट है, आर इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और टी की वैल्यू क्या होगी आपका, टेम्परेचर इन केल्विन। और स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, 298 केल्विन, ठीक है ना। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, 298 केल्विन। तो 298 केल्विन पे हम ज़्यादातर ये गिब्स फ्री एनर्जी को निकालते हैं, ठीक है ना। तो आपने गिब्स फ्री एनर्जी निकाल ली, ठीक है ना। यू पर हमने क्वेश्चन कर रखा है गिब्स फ्री एनर्जी के लिए, ठीक है ना। इसमें और क्या देखेंगे, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद द सॉल्यूशन हुज pH इज 10, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है आपका, इसको आप, ये क्वेश्चन नंबर 3.4, 3.5 और 3.6, ये आप क्या करेंगे, ये आप करके लाएंगे घर से, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।